जय हिंद स्टूडेंट्स। आज लेकर आई हूं मैं एक वेरी फ्रेश वेरी नया सा टॉपिक जो कि होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहां तक हमने कंप्लीट किया था हमारा लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर, जहां पे हम लोगों ने देखा था एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हर चीज को हम लोगों ने किया था डिटेल में कवर। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमें ये बताएगा कि ये जो सारी हमने लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ा था ना, ये कोऑर्डिनेट कैसे हो रही हैं, चल कैसे रही हैं, किस तरह से ब्रेन इनको दे रहा है सिग्नल, किस तरह से सारी प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड हैं। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस नहीं होगी तो फिर हो जाएगी दिक्कत। साथ में कैसे चलती हैं ये, आज ये समझने वाले हैं हम, किस तरह से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। आज का चैप्टर है इसी के ऊपर बेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले हम कवर करेंगे हमारा जो बेसिक सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसको देखेंगे। उसके बाद में हम ब्रेन को समझेंगे। उसके बाद में हम हार्मोन्स को समझेंगे कि किस तरह से हमारे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आखिरी में हम ये समझेंगे। यही होने वाला है आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें साथ रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपको सब कुछ समझना है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एक मेन हेडलाइन आती है ये कि कौन कौन से दो कंट्रोल्स हो रहे हैं हमारी बॉडी में। देखो, दो टाइप के कंट्रोल होते हैं बेटा, एक होता है नर्वस कंट्रोल और एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। मैंने जब आपको ये बताया था कि हमारा न्यूरॉन होता है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल होता है, नर्वस सिस्टम का वो बेसिक यूनिट होता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे जाल बनाए हुए होते हैं और वहीं से इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट होती है हमारे ब्रेन से लेकर हमारे हाथ तक, या फिर अगर हमने कुछ भी टच किया, हम लोगों को कोई भी सेंसेशन हुआ, तो कौन लेकर आ रहा है ब्रेन तक। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज गर्म है या ठंडी है? क्योंकि हाथ में जो नर्व्स हैं वही मैसेज लेकर आती है हमारे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन सिग्नल देता है कि आपको इस चीज पे ऐसे रिएक्ट करना है। लंबे लंबे से सेल्स होते हैं जिससे फास्ट ट्रांसमिशन हो पाए इंफॉर्मेशन का, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक और सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही होती है, वो होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, ठीक है। हमारे जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, पूरे जो नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सिर्फ एनिमल्स में होता है। लेकिन अगर हम बात करें एंडोक्राइन कंट्रोल की, तो ये एनिमल्स में भी होता है और ये बेटा प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम प्लांट्स के भी हार्मोन्स को पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज हम कवर करेंगे हमारे एनिमल्स का नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आज ये हम दो चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये बहुत फास्ट है, ठीक है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन का इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। किस तरह से होता है वो जब हम नर्व सेल पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में फटाफट से बहुत फास्ट स्पीड में हमारे इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है। लेकिन अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ये तो ब्लड में रिलीज होते हैं और फिर ब्लड ही लेकर जाता है इनको जहाँ पे भी इनका डेस्टिनेशन होता है। ये थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में होता है, इसीलिए ये ऑल ओवर द बॉडी जा सकते हैं, ठीक है। इन ऑल पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स, ठीक है, कवर ऑल द पार्ट्स। ये इसका एक ऐसा बेनिफिट है जो नर्वस सिस्टम का डिसएडवांटेज है। नर्वस सिस्टम डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, नर्वस सिस्टम हमारा पूरे नर्व्स हमारे शरीर में फैली हुई हैं, लेकिन एक एक सेल तक नहीं फैली हुई है ना। एक एक सेल तक कौन जा सकता है? हमारा ब्लड जा सकता है, जो कि लेकर घूम रहा है हमारे हार्मोन्स अपनी पीठ पे, ठीक है। वो सारे सेल्स तक, शरीर के किसी भी सेल तक अगर जाना हो तो हार्मोन्स आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारी जो नर्व्स रहती हैं वो शरीर के हर हिस्से में कंप्लीटली नहीं जाती हैं। मतलब हमने क्या दो पॉइंट समझे, हमारा नर्वस सिस्टम फास्ट तो है लेकिन बॉडी के सारे हिस्सों में मौजूद नहीं है। वहां पे अगर हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी कुछ, तो वो काम करता है हमारा हार्मोनल एक्शन, जो कि है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे नर्वस कंट्रोल की, हमारे नर्वस सिस्टम की।
चलो, नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारा जो ब्रेन है और जो हमारी रीढ़ के हड्डी के अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, रीढ़ की हड्डी एक कवरिंग है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। देखो, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के नीचे ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट है वो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से निकली हुई है, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो यहाँ से ब्रेन से जो नर्व्स निकली हुई हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से पूरे हिस्सों में नर्व्स निकली हुई हैं, वो आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देखो, इस तरह से पूरी नर्व्स ये फैली हुई है ना शरीर में, ये कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ये बनाती हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब सेंटर के सिवा बाकी का जो भी रीजन है वो है पेरिफेरल। सेंटर में क्या क्या मौजूद है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? बाकी की जो सारी नर्व्स हैं जो ब्रेन से निकल रही हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं। कंसेप्ट में आप ये भी हमारा प्यारा सा, इसी से हम समझेंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। देखो, एक तो हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें तो ये दोनों चीजें आई, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, ऑटोनॉमिक का मतलब हम क्या समझ रहे हैं? ऑटोमेटिक, जो खुद से चीज चल रही है, ठीक है। अगर हमारे ऑर्गन्स या फिर हमारा ईजोफेगस अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कर रहा है, जैसे मैंने डाइजेशन में बताया था, ठीक है, या फिर ऑर्गन्स में कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी नर्व्स जो कि हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम कर रही है कवर, जो कि हमारे ऑर्गन्स और ऐसे मूवमेंट्स को कवर कर रही है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम सोमैटिक की बात करें तो बेटा सोमैटिक सारे सेंस ऑर्गन्स और वॉलंटरी मसल्स से रिलेटेड होता है। वॉलंटरी माने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी आपको कवर करवाया था कि वॉलंटरी मतलब हमारी मर्जी से हम अगर ये हाथ मूव कर पा रहे हैं, अगर मैं बोल पा रही हूँ तो अपनी मर्जी से, तो इसमें जो भी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इन तक कौन सी नर्व्स पहुंचा रही हैं? सोमैटिक। ऑटोनॉमिक एक बार याद रख गया ऑटोमेटिक से, तो फिर सोमैटिक भी अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। ऑटोनॉमिक मतलब क्या? कम्युनिकेट्स विद इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और सोमैटिक का मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सारे वॉलंटरी जो मसल्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेट्स विद सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो सारी उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब ये दोनों क्या होते हैं इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। एक बार एक इंट्रोडक्शन बताती हूँ। जैसे सपोज एकदम से जैसे मुझे सांप से बहुत डर लगता है, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। तो सपोज मैंने कोई सांप देखा तो एकदम से मेरी बॉडी जो सारे काम करेगी ना डरने वाले, और डर के क्या होता है हमारा एकदम से बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, मुंह सूख जाता है, चेहरे की रंगत उड़ जाती है। वो सारा कौन करवाता है? सिंपैथेटिक सिस्टम करवाता है। जो भी एक्साइटमेंट है या फिर फियर है किसी भी चीज़ का, तब एकदम से जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक किसमें आ रहा है? ऑटोनॉमिक में। ये सब अपने आप हो रहा है ना, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने आप हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है फियर या फाइट के लिए, है ना। तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। लेकिन जब हम थोड़ा काम डाउन होते हैं, ऐसी सिचुएशन से जब हम बाहर निकल के थोड़ा काम डाउन होते हैं, जैसे कि हमें एग्जाम में करना है, हमें एग्जाम में सिंपैथेटिक को एक्टिवेट नहीं करना है, हमें डरना नहीं है। और डरेंगे कैसे नहीं? जब अच्छे से मेहनत करेंगे, है ना। जो काल्मिंग इफेक्ट होता है ना, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से, ठीक है। ऑटोनॉमिक में दो हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हमारा हो गया कौन सा?
सिंपैथेटिक एक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो तब आता है जब एकदम से कोई बहुत हेवी इमोशन आया है, ठीक है, हेवी इमोशन जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, फियर, फाइट, फ्लाइट, ठीक है, इस केसेस में। पैरासिम्पैथेटिक की अगर हम बात करते हैं तो वो कामिंग इफेक्ट देने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या, जो कि इनवॉलेंट्री नहीं है, जो कि हमारी मर्जी से चल रहा है, वॉलेंट्री मसल्स को जो कंट्रोल कर रहा है, वो आता है बेटा सोमैटिक के अंदर। सोमैटिक के दो पार्ट्स हैं, एक हो जाता है सेंसरी और एक होता है मोटर। अब सेंसरी और मोटर का मतलब क्या, सपोज एकदम से मैंने एक गरम प्लेट को हाथ लगाया, ठीक है, तो गरम प्लेट को हाथ लगाया तो सिग्नल जाएगा हम मेरे ब्रेन तक कि ये तो प्लेट गरम है। सिग्नल जो लेकर जा रहा है वो है सेंसरी सिस्टम, ठीक है। सेंस किया हमने, उस प्लेट को हमने सेंस किया, तो सेंसरी सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है ब्रेन तक, और मेरे ब्रेन से फिर इन्फॉर्मेशन आएगी कि भैया हाथ हटा लो नहीं तो डैमेज हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है ना, वो लेकर आ रहा है हमारा मोटर सिस्टम, या फिर उसको बोलते हैं एफरेंट सिस्टम। दो प्रकार के हमने यहाँ पे सिस्टम्स पढ़े। एक हमारा हो जाता है मोटर सिस्टम, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेकर आ रहा है कि भैया अब हाथ हटा लो, और जो इंफॉर्मेशन लेकर गया था गरम प्लेट का, वो कौन कर रहा था, वो कर रहा था सेंसरी, या फिर जिसको हम बोलते हैं एफरेंट नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहां तक ये कंसेप्ट में आप समझ में आ गया है। एक और बार फटाफट से रिवाइज करवाती हूं, इन्हीं चीजों को हमें बाद में डिटेल में कवर करना है, ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द कंप्लीट एक्टिविटीज इन आवर बॉडी, है ना। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम कौन बना रहा है, हमारा ब्रेन, और उससे निकलती हुई एक स्पाइनल कॉर्ड जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद है, ठीक है। और एक हो जाता है पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब क्या, जो ब्रेन से और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं, उन सबको हमने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, पहला ऑटोनॉमिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ऑर्गन्स वगैरह में चल रहा होता है, हम ऑर्गन्स का या फिर ग्लैंड्स का सिक्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आ जाता है हमारा ऑटोनॉमिक में। और हमारा हो जाता है सोमैटिक, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने ऑटोनॉमिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जब हम डर रहे हैं या फिर इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट या फियर, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। अराउजिंग लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब यही जब एकदम से बहुत हेवी कोई इमोशन आया, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या कर रहा है, कामिंग इफेक्ट कर रहा है, शांत करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे सोमैटिक सिस्टम की, तो उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सोमैटिक जो हम खुद से कंट्रोल कर पा रहे हैं, खुद से कंट्रोल, मैंने किसी चीज को हाथ लगाया, मैसेज आया किसके थ्रू, सेंसरी के थ्रू। सेंसरी मतलब अफरेंट, जो जा रही है ब्रेन तक, ब्रेन के बाद में इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ रही है हाथ तक, वो है मोटर, ठीक है। सेंसरी से गया, मोटर से वापस आया कि क्या करना है, ठीक है। इस तरह से चलता है हमारा पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का। अब इन्हीं में से एक एक चीज उठा के हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। एक बार इस कंसेप्ट में आपको अच्छे से देखो। चलो, सबसे पहले आ जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है, ये है हमारा ब्रेन, और उससे निकलती हुई एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या बना रही है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर क्वेश्चन आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन होता है, आंसर जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें से कुछ नर्व्स निकल रही होंगी हमारे ब्रेन से, ठीक है, कुछ नर्व्स निकल रही होंगी स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो ब्रेन से निकल रही होती हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और ये कितने होते हैं, ये 12 होती हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। इसका नंबर बहुत अच्छे से हम याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो आंसर जाएगा 12। ये बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के ऊपर, फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो इसको हम गलत नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की, स्पाइनल नर्व्स मतलब क्या, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, सिंपल। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये होती हैं 31 पेयर्स, ध्यान रखना, 31 जोड़े, मतलब टोटल कितने, 62, 31 पेयर्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ अकेला 12 है, यहाँ पे पेयर्स नहीं लिखा है, छोटी छोटी चीजें हैं,
ठीक है, ध्यान रखनी है। एग्जाम में सपोज अगर क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, एक ऑप्शन में होगा 12, एक ऑप्शन में होगा 12 पेयर्स, एक ऑप्शन होगा 31, एक ऑप्शन होगा 31 पेयर्स। हम क्या लगाएंगे? 12 लगाएंगे, 12 पेयर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे। 12 और 31 पेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? जो भी नर्व्स हमारी निकल रही हैं हमारे ब्रेन से, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बेटा आगे बढ़े, देखो अब हमारा जो मैंने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम समझाया था ना, कहाँ समझाया था? हमारा जो ऑटोनॉमिक सिस्टम था, किसके अंदर ऑटोनॉमिक सिस्टम था? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब हमने पढ़ा तब उसमें जो ऑटोनॉमिक था, जो खुद से हो रहा था, जिसमें हमारा कोई मर्जी नहीं था, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें आपके पीछे पड़ गया है एक कुत्ता, ठीक है। अब वो है बहुत गुस्से में, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? आप डर जाओगे, और डरने के बाद में क्या क्या होगा? वही सारे फंक्शंस होंगे हमारे सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक के जो रिस्पॉन्स होता है उसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। वैसे 3F आते हैं यहाँ पे, फियर, फाइट और फ्लाइट। ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों आते हैं हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम में। क्या क्या होता है सिंपैथेटिक में? डायलेट्स द प्यूपिल्स टू एनहेंस फार विजन। एकदम से हमने कुत्ता देखा, हमें डर लगा, तो क्या होता है? हमारी जो प्यूपिल होती है ना आंख की, ये बड़ी हो जाती है जिससे हम दूर का अच्छी तरह से देख सके, ठीक है। ये सबसे पहली बात, डायलेट्स प्यूपिल टू एनहेंस फार विजन। दूसरा, डिक्रीजेस सलाइवा प्रोडक्शन। भैया मुंह सूख जाता है ना, एकदम से डर लगता है, मुंह सूख जाता है, डिक्रीजेस सलाइवा, है ना। सब इमेजिन करते हुए चलो कि जब डर लगता है तब क्या क्या होता है, यही सब लिखा हुआ है। आंखों की जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सलाइवा सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, मुंह सूखने लगता है। फिर इंक्रीजेस हार्ट रेट। भैया हाँ, धड़कन तो बहुत तेज बढ़ जाती है जब डर लगता है, तब एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन एग्जाम में बैठोगे ना जब इस बार तुम लोग, तब हार्ट बीट बढ़नी नहीं चाहिए, कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें होगा कॉन्फिडेंस कि हमारी अगर तैयारी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो हमारा हार्ट रेट भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इंक्रीजेस हार्ट रेट, कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। एकदम से जो हमारी ब्लड वेसल्स थी ना, जो ब्लड लेकर जा रही थी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, कम जगह मिलेगा ब्लड को, तो और ज्यादा प्रेशर से मूव करेगा पूरे शरीर में, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और हमारा ब्लड जो प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद डायलेट्स ब्रोंकाई टू अलाउ मोर एयर इनटू लंग्स। अब एकदम से हम बहुत ज्यादा घबरा गए, हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है उस सारी चीज को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। एकदम से डर लगा, और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, इसीलिए हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं, जो हमारी ट्रैकिया के बाद में जो ब्रोंकाई होते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन को लेकर जा रहे होते हैं, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं जिससे ज्यादा एयर आ पाए। भैया ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें डर लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? डायलेट्स द ब्रोंकाई, उसके बाद में अलाउज मोर एयर इनटू लंग्स, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बाद में क्या होता है? इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल्स। अब क्या होगा? हमारा एकदम से हमें भागना है, ठीक है, भागना है अगर हमें, तो हमारे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, मतलब वहां पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एकदम से हमारे सारे मसल्स में, जिससे हम भाग सके। कुत्ता पीछे पड़ा है ना, भागना है ना, सारे मसल्स में एकदम से ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में रिड्यूसेस स्टमक एंड इंटेस्टाइन मोटिलिटी, डाइवर्ट्स ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट एंड रिड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन। इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन है वो भी कम हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। भैया डर लगता है ना, तो हर चीज पे फर्क पड़ता है, ठीक है। इसीलिए डरना नहीं है, और अगर नहीं डरना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, टाइम से टाइम टेस्ट देने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे डर उतना कम होगा और सिंपैथेटिक सिस्टम उतना ही कम एक्टिवेट होगा। क्योंकि देखो अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो भैया ये सारी चीजें हो रही है, और ऐसी चीजों में ना दिमाग अच्छे से काम नहीं करने वाला तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद रिलीजेस ग्लूकोज टू इंक्रीज ब्लड शुगर। ऐसे टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है ना, वो ग्लूकोज रिलीज करती है जिससे हमारा ब्लड का शुगर भी बढ़ सके। ब्लड का शुगर बढ़ेगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड्स टू रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स। अब हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ना, वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज कर रहे होते हैं, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ये सब सिक्रीट करते हैं और
यही होते हैं हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स। अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। किससे रिलीज हो रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में इट रिलैक्सेस द ब्लैडर, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको रिलैक्स करता है हमारा डर के टाइम पे, ठीक है। चलो अब अगर हम यहाँ आ जाते हैं, हम ये देखते हैं कि कामिंग इफेक्ट जो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, उसमें एकदम उल्टी चीजें होंगी, ठीक है। ये देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इट कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल्स। यहाँ पे क्या था? आंखों की पुतली एकदम से बड़ी हो रही थी, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी कि चलो अब ठीक है। इंक्रीजेस सलाइवा प्रोडक्शन, जस्ट उल्टा, वहाँ पे मुंह सूख गया था, अब थोड़ा काम डाउन हो गया है, कुत्ता चला गया है कहीं, अब हम आराम से बैठ पा रहे हैं, तो वापस हमारा सलाइवा सेक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीजेस द हार्ट रेट, भैया बहुत तेज तेज हार्ट पंप कर रहा था, हार्ट रेट को भी अब कम करना है हमें। उसके बाद में इनडायरेक्टली डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। अब इनडायरेक्टली क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ये पूरा बहुत बड़ा सा एक प्रोसीजर है, ठीक है, जो हमारा सिस्टम में चलता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हम उसको कवर कर रहे हैं। डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया था, तो उसको नॉर्मल करता है, वापस हमारे ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट कर देगा, जिससे ब्लड फ्लो अब प्रॉपरली हो सके। फियर तो टल चुका है। कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रोंकाई, यहाँ पे ब्रोंकाई जो थे वो डायलेट हो गए थे, जिससे ज़्यादा एयर वगैरह जा सके, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट सारा उल्टा का उल्टा हो रहा है, देखो, है ना। डिक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल्स, बिल्कुल। इंक्रीजेस स्टमक एंड इंटेस्टाइन मोटिलिटी, ब्लड फ्लो टू जीआई ट्रैक्ट, इंक्रीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन। आराम से जब हम बैठ गए हैं, अब रिलैक्सेशन हो गया है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो सिक्रेशन है वो भी अब नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बाकी तो जो भी लिखा हुआ है इसमें, जैसे ग्लूकोज जो रिलीज हो रहा था उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यहाँ पे, अब क्या काम है, ठीक है। अब स्ट्रेस हार्मोन्स में भी एड्रिनल ग्लैंड का वो काम नहीं होगा, क्योंकि अब उसका काम क्या है भैया? स्ट्रेस हार्मोन तो रिलीज हो गए थे हमारे स्ट्रेस में, अब नहीं होंगे, बस। और इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लैडर, ठीक है। बस इतने ही कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम था उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस किस में डिवाइड किया था? एक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब 3F। 3F कौन से? फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर, फ्लाइट, फाइट के लिए होता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। जब डर लगता है तभी एक्टिवेट हो जाता है, और क्या क्या होता है ये हम सबको ही पता है, सबके साथ हुआ ही है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसका उल्टा जो रेस्ट और काम कर रहा है, रेस्ट और थोड़ा सा काम डाउन कर रहा है हमारे शरीर को, ठीक है, वो होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे लिखा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम से रेस्ट करो, खाना आराम से डाइजेस्ट होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कम सिक्रीट हो रहे थे यार, यहाँ पे वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ एक बार क्लियर है? अच्छे से देख लो आप इसको। हमने सारे सिस्टम्स जो भी इन्वॉल्व थे पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक में सबको कवर किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, सीधे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? क्वेश्चन ये आएगा कि हमें डर लगा तो इसमें से क्या क्या होगा, या फिर अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, अगर थोड़ा टफ करना होगा तो एग्जामिनर इस तरह से भी पूछेगा कि जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तब इनमें से क्या नहीं होता है? आंखों की पुतली बड़ी हो जाती है, सलाइवा थोड़ा कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। तो अपन ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं भैया, मैम ने बताया था ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इंसान का, तो ये ऑप्शन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सब कुछ इमेजिन करते हुए चलो, रटना कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस स्लाइड को समझोगे एक बार तो तुम्हें वापस देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, क्योंकि ये सब तो हमें पता ही है, बस नाम दिए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो ब्रेन का सेल था, या फिर हमारा पूरे नर्वस सिस्टम का जो सेल था, जो हमारा सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है, वो था हमारा न्यूरॉन। क्या था हमारा? न्यूरॉन। मैंने बताया था ना आपको 1-1 मीटर तक लंबे सेल्स होते हैं। इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी हमने पहले भी कवर की थी, आज एक और बार इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या बताया। तो देखो इस तरह से जाल बिछा रखा होता है न्यूरॉन्स ने अपना। एक प्यारा सा सुंदर सा इमेज मिला था मेरे को गूगल पे, ये ठीक है, बहुत एक जाल बिछा हुआ रहता है। जैसे ये एक न्यूरॉन बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले कोई न्यूरॉन होगा जिसने इसको सिग्नल दिए होंगे। इसके बाद में हो सकता है यहाँ पे कोई ऑर्गन हो, इसकी एंडिंग पे हो सकता है दूसरा न्यूरॉन ही हो एंडिंग पे, ठीक है। तो
कैसे इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, ये समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले हमारे ये डेंड्राइट्स होते हैं। अब डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स ही तो लेकर आ रहे हैं इस पुराने वाले से इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं वो आते हैं, ये जो ब्रांचेस बनी हुई हैं ये, इनको हमने बोला था डेंड्राइट्स। ये इन्फॉर्मेशन को लेकर आए हमारे सेल के अंदर। ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारा बड़ा सा, ये हमारी सेल की पूरी बॉडी है। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस है और डेंड्राइट्स जहाँ से निकले हुए हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमें ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं हम, माइलिन शीथ बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, माइलिन शीथ कौन बनाता है, श्वान सेल्स बनाते हैं। क्वेश्चन आएगा, माइलिन शीथ कौन बना रहा है, श्वान सेल्स बना रहे होते हैं माइलिन शीथ। अब इसके बीच में गैप्स दिख रहे हैं, इन गैप्स को बेटा अपन ने बोला था नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोला था, नोड ऑफ रैनवियर। और ये जो पूरा हिस्सा था यहां से लेकर यहां तक का, जहां पे ये पूरी माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ब्रेक्स में प्रेजेंट है, इसको हमने बोला है एक्सॉन। मतलब ये सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो गए। उसके बाद में हमारे डेंड्राइट्स हो गए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, एक्सॉन की तरफ। और एक्सॉन पे क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, जो किसने बनाई, श्वान सेल्स ने बनाई है। और ये माइलिन शीथ के बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि माइलिन शीथ एक इंसुलेटर होती है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स पता है इससे कैसे पास होता है, ऐसे उचक के, ऐसे उचक के पास आउट होता है इससे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारा है वो यहां तक आ जाता है, तब ये इन एंड्स में जाता है। ठीक है, जिनको हमने क्या बोला, एक्सॉन टर्मिनल बोला। और इन एंड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो यहाँ से पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया और यहाँ पे एंड्स पे जाके रिलीज कर देता है केमिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर्स। अलग अलग प्रकार के न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं बेटा, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अगले वाले सेल को एक्साइटमेंट के लिए सिग्नल देंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो शांत करने के लिए होते हैं। अलग अलग टाइप के न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स गया और फिर एक्सॉन टर्मिनल में जाके रिलीज हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स। एक बार इसको आराम से देखो ध्यान से, इस डायग्राम को। इसके बाद में ये चीज समझनी हमें जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से कूद के जा रहा है, अगर सिग्नल, अगर इतनी जल्दी कूद के जाएगा तो ट्रांसमिशन हो जाएगा फास्ट। अभी कूद के क्यों जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। और ये जो माइलिन शीथ होती है ना, ये बेटा होती है इंसुलेटर। क्या होती है, इंसुलेटर होती है। इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास नहीं कर सकता, इसीलिए वो कूद के जाता है। और जहां से कूद रहा है, जहां पे गैप मिल रहा है, उसको हमने क्या बोला, नोड्स ऑफ रैनवियर बोला। ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जहां पे माइलिन शीथ नहीं होती, वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। वो कैसे होते हैं, रुको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। कुछ सेल्स अनमाइलिनेटेड भी होते हैं और कुछ तो हमारे माइलिनेटेड थे। ठीक है, जो माइलिनेटेड होते हैं ना, उनमें जंप करके जाती है इंपल्स, इसीलिए ये होते हैं फास्टर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, और इनमें ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो होता है, ये हम याद रखेंगे। माइलिन किसने बनाया, माइलिन बनाया हमारे श्वान सेल्स ने। श्वान सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। किस फॉर्म में यहाँ से इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है, इंफॉर्मेशन पास हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई, और जब एक्सॉन टर्मिनल पे गई तब कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिटर्स। न्यूरो ट्रांसमिटर मतलब नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल, हर नाम का मतलब है। ठीक है, अब अगर दो ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से इस तरह से अटैच्ड हैं, तो इन दोनों न्यूरॉन्स, यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, डायग्राम्स मेरे थोड़े से बुरे हैं, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना यार, ऐसे ही बना देता है। ठीक है, ये हमारे डेंड्राइट्स से जो हमारे सेल बॉडी से निकल रहे थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूरा एक्सॉन था, एक्सॉन के बाद में ये टर्मिनल्स थे। ठीक है, अब जब यहाँ से इंफॉर्मेशन आई है हमारी, यहाँ से हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, वो यहाँ पे जाके फिर एक गैप होगा, ये गैप होता है, और फिर दूसरा हमारा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये न्यूरॉन फिर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जिसमें टर्मिनल्स होंगे। तो जब इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आई, यहाँ पे केमिकल्स सिक्रीट करता है, और इस जगह को क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। और साइनैप्स में क्या सिक्रीट होते हैं, साइनैप्स में सिक्रीट होते हैं हमारे केमिकल्स, जिनको हमने बोला न्यूरो ट्रांसमिटर्स। ठीक है, क्या बोला उनको हमने, न्यूरो ट्रांसमिटर्स।
क्या समझाया मैंने? न्यूरॉन एक के बाद एक करके लगे होते हैं, जाल पूरा बना के रखे होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह उसको क्या बोलते हैं हम? साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे एक्सॉन के टर्मिनल्स तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है ये कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगला वाला जो सेल है उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो इसी केमिकल ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाते हैं और फिर वापस अगले साइनेप्स में केमिकल्स रिलीज कर देते हैं। इस तरह से चलता है हमारा न्यूरॉन का पूरा सिस्टम, ठीक है। चलो ये देख लिया, न्यूरॉन की पूरी एनाटॉमी हमने समझ लिया, यहाँ पे एक एक हिस्से को हमने समझ लिया है। सबसे पहले डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, और इसको हम बोलते हैं सोमा। क्या बोलते हैं इसको? सोमा। सोमा यानी क्या होता है? सेल की बॉडी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े, पूरा एक्सॉन आया, जो टेल है उसको हमने एक्सॉन बोला, जिसके ऊपर माइलिन शीथ फ्रेगमेंट्स में प्रेजेंट थी, बीच बीच में नोट्स ऑफ रैनवियर थे, माइलिन शीथ बना रही थी श्वान सेल्स। अगर किसी सेल में, अगर किसी न्यूरॉन में माइलिन शीथ नहीं होगी तो उसमें ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्सॉन टर्मिनल्स जहां पे केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं। बस इतना सा ही हमें समझना था इसमें, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बेटा 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं? देखो, सबसे पहले एक वो न्यूरॉन जो हमारी इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है, जैसे सब मैंने बताया था ना कि मैंने एक हॉट प्लेट को अगर टच कर लिया तो वो न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं ब्रेन तक, उनको हम बोलते हैं सेंसरी या फिर अफेरेंट न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? सेंसरी या फिर अफेरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, अफेरेंट और इफेरेंट को? अफेरेंट का मतलब, अफेरेंट ऐसे याद रखो, अल्फाबेटिकली ए पहले आ रहा है इसलिए इंफॉर्मेशन पहले जाती है तभी ब्रेन से आएगी ना, तो पहले जा रही है, ए भी अल्फाबेट्स में पहले आता है इसीलिए हम इसको याद रखेंगे अफेरेंट, ठीक है। उसके बाद में बेटा अब हम समझने वाले हैं हमारा दूसरा न्यूरॉन। एफरेंट समझ लिया। उसके बाद में हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है ब्रेन से, जो ब्रेन में जो एक न्यूरॉन है जो अफरेंट और इफरेंट को कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा इंटर न्यूरॉन। इंटर मतलब बीच में, है ना। इंटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, जो हमारा यहाँ से सिग्नल आया है सेंसरी से, उसको जो ब्रेन में मोटर की तरफ कन्वर्ट करता है, सेंसरी और मोटर को जोड़ने वाला जो है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। अब यहाँ से इंटर न्यूरॉन से भी सिग्नल आ गया, देखो ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल लेकर आए और फिर उनने इस वाले न्यूरॉन को दे दिया। अब ये वाला जो न्यूरॉन जो हमारे पास सिग्नल वापस लेकर आ रहा है, जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको बेटा अपन बोलते हैं मोटर या फिर इफेरेंट न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? इफेरेंट न्यूरॉन। देखो ई से एग्जिट होता है, ई से इफेरेंट होता है, ई से एग्जिट हो रहा है, एक्सिट होता है, ब्रेन से एग्जिट हो रहा है, इसीलिए हम इसको याद रखेंगे इफेरेंट। अफेरेंट और इफेरेंट में बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अफेरेंट मतलब जो लेकर जा रहा है ब्रेन तक, ए पहले आता है, सिग्नल पहले जाता है ब्रेन में, इससे हम याद रखेंगे। सेंसरी भी बोल सकते हैं, अफेरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ऊपर गए, जहां पे अफेरेंट और इफेरेंट को जो जोड़ रहा है उसको हमने बोला इंटर न्यूरॉन, और वहां से इंफॉर्मेशन जो हमारे हाथ तक आ रही है कि भैया हाथ हटा लो, वो लेकर आ रहा है हमारा मोटर या फिर इफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। हमने 3 प्रकार के यहाँ पे न्यूरॉन्स देख लिए हैं। उसके बाद में बेटा नई चीज पढ़ने वाले हैं, नई और सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमारे मैनेजर को आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा ब्रेन। अब जो ब्रेन होता है बेटा, वो उसमें जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उन सब के छोटे छोटे फंक्शंस हम समझते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उनके एक एक को फंक्शन को आप समझते हैं। देखो, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि ब्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एक बेटा होता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? ये जो हमारा फोर ब्रेन है, ये जो पूरा पिंक दिख रहा है ना, ये है हमारा पूरा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आ जाता है हमारा सेरेब्रम, जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। और आ जाता है हमारा थैलेमस, और इसी में आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब इसका क्या काम होता है? जैसे आप इंटेलिजेंट हो ना, सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंस जो आती है वो आती है सेरेब्रम की वजह से,
हमारे फोर ब्रेन में, जो हमारा फोर ब्रेन है जिसको हम बोल सकते हैं जो मैक्सिमम एरिया घेरे हुए है हमारा, वो उसमें जो सेरेब्रम होता है, ठीक है, ये जो पूरा पिंक दिख रहा है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, इसमें इसका काम होता है इंटेलिजेंस देना। या फिर हम कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज के लिए क्या कौन सा रीजन होता है, यही होता है जो इंटरप्रेट करता है लैंग्वेज को। जो हम पूरी नॉलेज है हमारी वो कहाँ पे स्टोर होती है, यहाँ पे होती है। हम बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं वो इसमें होती हैं। किस में होती हैं? हमारे फोर ब्रेन में होती हैं। जैसे अब अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं या फिर थैलेमस की बात करूं तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल जो डेली का रूटीन होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन हो गया फोर ब्रेन का। इसको आगे और डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद बेटा आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का क्या काम होता है हम ये भी देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है हाइंड ब्रेन, सबसे पीछे वाला। कौन कौन से तीन पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, ठीक है, ऐसे समझो। तीन पार्ट्स कौन कौन से? सबसे पहला आ जाता है अपन का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में कौन कौन आया? सेरेब्रम आया और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब आ जाता है हमारे फोर ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन, ये रहा हमारा मिड ब्रेन, और उसके बाद आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन। और बेटा हाइंड ब्रेन में पता है कौन कौन आता है? हाइंड ब्रेन में अपन का आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेरिबेलम, और आ जाता है पोन्स, और आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं हाइंड ब्रेन के। अब ये क्या करते हैं ये भी हम समझेंगे, एक एक चीज का हम फंक्शन समझने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझो, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया और यहाँ पे फिर आ गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा, इसके बाद में इसको समझते हैं, जो हम बोल रहे हैं हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है बेटा? ब्रेन स्टेम वो होता है जो यहाँ पे हमने सेरेब्रम पढ़ा ना, जो सेरेब्रम हमारा किसका पार्ट था? हमारा फोर ब्रेन का पार्ट था। सेरेब्रम को जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है वो होता है हमारा ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वो होते हैं हमारा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों किसके पार्ट्स हैं? हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है मैम, ठीक है। तो मिड ब्रेन, पोन्स और हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कैसी लाइन बनाते हैं और कनेक्ट करते हैं हमारे सेरेब्रम को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, इसीलिए इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के कंपोनेंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन तीनों का नाम लिखा रहेगा, साथ में एक और का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। पूछेंगे इनमें से कौन सा ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है, तो हमें पता होगा कि ये तीनों तो हैं, चौथा वाला नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमारे ब्रेन को हमने किन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। चलो अब इनके फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहले आता है हमारा फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट डिवीजन है हमारे ब्रेन का, वो है हमारा फोर ब्रेन। ये क्या कर रहा होता है? सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट्स, जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। फंक्शंस देखते हैं। The forebrain plays a central role in processing of the information। मैंने बताया था कि आप इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट का मतलब क्या? आप इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पा रहे हो, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो। उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है हमारा फोर ब्रेन, एंड इट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज। कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज जिसमें हम लोगों को पूरी चीज को समझना है, उसको एक क्रम में जमाना है, ठीक है। वो सारा काम हमारा कौन करेगा? हमें इंटेलिजेंस जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? वो करता है हमारा फोर ब्रेन, और उसमें भी स्पेसिफिकली सेरेब्रम हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, ठीक है। उसके बाद में सेंसरी एंड एसोसिएट फंक्शंस, जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड जो सारे फंक्शंस होते हैं वो भी देख रहा होता है हमारा फोर ब्रेन। जैसे एक एग्जांपल बताऊं तो हमारा यहीं पे हमारे फोर ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं हम ब्रोकाज एरिया, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्पीच के लिए।
ठीक है। स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे दिमाग में जो एरिया होता है उसको ब्रोकाज एरिया बोलते हैं, और ये भी हमारा फोर ब्रेन में ही होता है। जैसे हमने कोई नई लैंग्वेज सीखी अगर, तो उसको भी हमें प्रोसेस करना पड़ेगा ब्रेन में, तभी हम उसके सेंटेंसेस बना पाएंगे। सारे ये वाले काम कौन कर रहा होता है? हमारा फोर ब्रेन। इसमें जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम जो है वो ऐसे दो पार्ट्स में होता है। हमारा जो ब्रेन होता है बीच में से ऐसे डिवाइडेड, ठीक है, उसको जो जोड़ता है हमारे दोनों हाफ्स को, हम उनको बोलते हैं हमारा कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? इसका वर्ड को ध्यान मत रखो, बस एक बार सुन लो। कॉर्पस कैलोसम करके होता है वो, जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं हमारे सेरेब्रम के। जो सेरेब्रम हमारा सबसे बड़ा सा पिंक पार्ट था, ये जो हमारा सबसे बड़ा सा पिंक पार्ट, ये पूरा हमारा सेरेब्रम था, ठीक है। इसको जो जोड़ते हैं, दो हाफ्स को जो जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों पार्ट्स जो होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट वाला, इंटरेस्टिंगली लेफ्ट वाला हमारे राइट साइड वाली बॉडी को पूरा सारे फंक्शंस उसके रेगुलेट कर रहा होता है, और जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन रहता है वो लेफ्ट साइड की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि वो क्रॉस में चलता है। लेफ्ट साइड वाला ब्रेन राइट साइड की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा होता है, और राइट वाला लेफ्ट की कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। हमने यहाँ पे देखे हैं सारे फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझने वाले हैं हमारा दूसरा एरिया, जो कि होने वाला है हमारा मिड ब्रेन। और यहाँ पे गलती से आ गया है फोर ब्रेन के फंक्शंस। अब मिड ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं? मिड ब्रेन सबसे पहली बात हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है ब्रेन का, ठीक है। हमारा जो फोर ब्रेन था वो लार्जेस्ट था, हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो स्मॉलेस्ट रीजन होता है। ऑडिटरी और विजुअल फंक्शंस में काम करता है ये। ऑडिटरी और विजुअल फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे कर रहा होता है मिड ब्रेन। और एक और चीज कर रहा होता है, मूवमेंट ऑफ आई। मूवमेंट ऑफ आई हो गया, या फिर हमारा प्यूपिल का डाइजेशन, डाइजेशन नहीं, डायलेशन हो गया। ये सारी जो चीजें होती हैं ये भी कौन करवा रहा होता है? हमारा मिड ब्रेन करवा रहा होता है, ठीक है। जो मोटर फंक्शंस होते हैं, रेगुलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज, ये कौन करवा रहा होता है बेटा? ये करवा रहा होता है हमारा मिड ब्रेन। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखे मिड ब्रेन के फंक्शंस की? वो ऑडिटरी और विजुअल, इन दोनों के फंक्शंस को हैंडल कर रहा होता है। हमारी जो आंख का मूवमेंट होता है इसको हैंडल कर रहा होता है। पीपल जो हमारे आंखों के अंदर होती है उसका डायलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। सारे मोटर फंक्शंस कौन देखता है? हमारा मिड ब्रेन देखता है। ये हमारा स्मॉलेस्ट रीजन था, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो फंक्शंस ऑफ द हाइंड ब्रेन। अब हमारा हाइंड ब्रेन जो होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एक तो हमारा होता है सेरिबेलम, ठीक है। वो सेरेब्रम था, ये सेरेबेलम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेरेबेलम। एक हो जाता है हमारा पॉन्स, और एक हो जाता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये मिलकर बनाते हैं हमारा हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? हाइंड ब्रेन वही सारे फंक्शंस करता है बेटा जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। कैसे? जो कि जैसे ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, या फिर हमारा हार्ट रेट जो है उसको कौन कंट्रोल करता है? यही कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे सारे फंक्शंस जो सर्वाइवल के लिए असेंशियल हैं, जिनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो सारे कंट्रोल कर रहा होता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कोऑर्डिनेट्स फंक्शंस दैट आर फंडामेंटल टू सर्वाइवल। फंडामेंटल टू सर्वाइवल, जो जीने के लिए जरूरी हैं, वो सारे फंक्शंस हमारा हाइंड ब्रेन कर रहा होता है। देखो फोर ब्रेन में अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर ब्रेन में वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटीज जो थी, जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो करवा रहा था फोर ब्रेन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो ऑटोनोमस एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेशन की जो रिदम है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइंड ब्रेन। बहुत जरूरी है इसको रेगुलेट करना, जीने के लिए तो बहुत जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ठीक चलना। उसके बाद में मोटर एक्टिविटीज, स्लीप, वेकफुलनेस, हार्ट बीट कंट्रोल, सब कौन कर रहा होता है? हमारा हाइंड ब्रेन कर रहा होता है। और एक चीज मैंने क्या बताई थी आप लोगों को कि जो हमारा ब्रेन स्टेम था, ब्रेन स्टेम हाइंड ब्रेन के इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और तीसरा कौन सा? तीसरा आ जाता है हमारा इसमें मिड ब्रेन।
ये तीनों कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्रेन स्टेम के, और यही तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा ब्रेन स्टेम, जो कि हमारे सेरेब्रम को कनेक्ट कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक बार इनको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमें बिल्कुल पता है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर द सेरेब्रम, जो कि किसमें हिस्सा था, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा था, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस, स्पीच का हमने पढ़ा था, वो ब्रोकाज एरिया पढ़ा था, ठीक है। रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस जो कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं वो इसमें आते हैं। मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई, ये सारे जो हमारे सेंसेस थे वो मैंने बताया था कि इसमें आते हैं, ठीक है। विजुअल प्रोसेसिंग, हम किसी चीज को प्रोसेस करते हैं, फिर उस चीज के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। हमने कोई चीज देखी, उसको हमारे ब्रेन ने जहां पे प्रोसेस किया ना, वो आता है हमारा सेरेब्रम में। सेरेब्रम मतलब हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। सेरेबेलम, सेरेबेलम किस में आया था, सेरेबेलम हमारा आया था बेटा हाइंड ब्रेन में, किस में आया था, हाइंड ब्रेन में आया था। एंड सेरेबेलम रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर एंड बैलेंस। अगर सपोज मैं आंख बंद करके एक जगह खड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत देर तक यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। बैलेंस आंखें खोल के मैं अच्छा कर पाऊंगी, या फिर मैं एक पैर पे बैलेंस कर रही हूँ। आप लोग भी बहुत देर तक ऐसे आंख बंद करके ना खड़े रहने की कोशिश करना, तो आप एक जगह पे स्टेबल ही नहीं रह पाओगे, ठीक है। एक बार कोशिश करना। अब मैं अगर एक पैर पे खड़ी हूँ या फिर कैसे भी खड़ी हूँ, मेरा जो बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन करके रखता है, वो मेंटेन करके रखता है हमारा सेरेबेलम। द बॉडी बैलेंस प्लस द बॉडी मूवमेंट्स प्लस द पोस्चर इज रेगुलेटेड बाय सेरेबेलम, ठीक है। उसके बाद पॉन्स रिलीज सिग्नल्स फ्रॉम हाइंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। अब जो सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन की तरफ, तो पॉन्स उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, मैंने बताया था ना हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वो सारी वो एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वॉमिटिंग, वॉमिटिंग सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पे है। स्नीजिंग, यॉर्निंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इतने इंपॉर्टेंट काम जो है वो कवर कर रहा होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि हिस्सा है हमारे हाइंड ब्रेन का, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज एज द स्पाइनल कॉर्ड विच रन्स थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम। अब क्या हुआ था, हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा था उसी से हमारी निकल रही है फाइनली स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, सबसे ऊपर पढ़ा हमने फोर ब्रेन, जिसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। सेरेब्रम के हमने यहाँ पे फंक्शंस देखे हैं कि वो हमें काम कर रहा होता है हमारे स्पीच में, हमारे इंटेलिजेंस में, इमोशंस में, हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज में। उसके बाद में हमारा मिड ब्रेन आता है, और मिड ब्रेन ही मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स के साथ मिलकर बनाता है ब्रेन स्टेम। पॉन्स के यहाँ पे हमने फंक्शन देखे कि फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही बाद में जाके स्पाइनल कॉर्ड में खुल रहा है। हाइंड ब्रेन के फंक्शंस हो जाएंगे हमारे सारे ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, जिनमें हमारा कोई बस नहीं चलता, और वो एक्टिविटीज जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, जो कि ज़रूरी होती हैं हमारे जीवित रहने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा होता है हमारा हाइंड ब्रेन, ठीक है। बस इतना ही जानना ज़रूरी है। अब एक चीज़ यहाँ पे और लिखी हुई है कि हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब हमें समझना है वही जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब बेटा कोई भी एकदम से अपन ने तीखी, मतलब जो पॉइंटेड सब्सटेंस है उसको टच किया एकदम से, या फिर कोई गर्म चीज़ टच की, तो एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन में हम हाथ हटा लेंगे ना, वहीं पे हाथ रखा थोड़ा ना रहने देंगे। जो एकदम से हम हाथ हटाते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होगा, मैंने पहले भी बताया था, जो हमारी अफरेंट नर्व है, जो हमारी सेंसरी नर्व है, वो ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाएगी, इंटर न्यूरॉन के थ्रू वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएगा कि हाथ हटा लो। ये जो पूरी आर्क बनी है ना बेटा, यहाँ से लेकर वापस हमारे रिस्पॉन्स तक, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस में जो आर्क बन रही है हमारी सेंसरी, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की, उनको हमने बोला रिफ्लेक्स आर्क। देखो यहाँ पे एक मोमबत्ती के ऊपर हमें स्टिमुलस मिला, ठीक है, कि गर्म है, यहाँ पे रिसेप्टर्स थे, ठीक है, हम इस एरिया को बोलेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर से हमारे इंफॉर्मेशन गया गया गया
यहाँ पे मसल में होते हुए फिर यहाँ पे आ जाता है वो, जिसको हम बोलते हैं हमारा ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगा या फिर ब्रेन में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन सेंटर होता है जहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के बाद वापस कौन सा आ गया हमारा एफेरेंट या मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि सिग्नल लेकर आता है और हम हाथ अपना हटा लेते हैं, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या पढ़ा? रिफ्लेक्स का मतलब एकदम से जो सडन हमारा रिस्पॉन्स हुआ, ये सडन रिस्पॉन्स हमारा इनवॉलेंट्री होता है। रिफ्लेक्स सेक्शन में दो वर्ड्स याद रखेंगे हम, एक इनवॉलेंट्री और एक सडन, ठीक है। ये दो चीजें बस याद रखनी है। जैसे ही रिफ्लेक्स सेक्शन का नाम लूंगी ये दोनों चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि एकदम से सडन होता है, किसी भी चीज को जो हमें हार्म कर सकती है उसको हमने टच किया, एकदम से जो हमारा रिस्पॉन्स आया, जो सडन रिस्पॉन्स आया, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन। और ये बेटा इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री का मतलब ये हमारी मर्जी से नहीं चलता, अपने आप हमारा हाथ हट जाएगा, ठीक है। ब्रेन का सिग्नल आएगा और अपने आप हाथ हट जाएगा। सिग्नल कैसे गया? सेंसरी के थ्रू गया, इंटर न्यूरॉन से जुड़ा, फिर वापस आया मोटर के थ्रू, ठीक है। अफेरेंट इफेरेंट याद रखना, ठीक है। ये बना रहा था हमारा रिफ्लेक्स आर्क। चलो अब इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द पाथ विच इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। किस फॉर्म में हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा था? हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जो बाद में साइनेप्स में जाके न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में द इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन मतलब देखो, रिसेप्टर ऑर्गन मतलब यहाँ पे जो हमारी फिंगर है, जिसको स्टिमुलस मिला है कि कोई चीज गर्म है या फिर कोई चीज नुकीली है, उसको हमने बोला रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद में द इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड में भी जाते हैं कुछ फंक्शंस के लिए, ब्रेन के लिए भी, ब्रेन में भी जाते हैं। इन दोनों में से कहीं गई, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर क्या बना रहे थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज प्रोसेस्ड देयर एंड द इंफॉर्मेशन इज ब्रॉट बैक टू द कंसर्न मसल टू कैरी आउट द एक्शन। इंफॉर्मेशन गया और वापस आता है उस मसल की तरफ जहां पे हमें एक्शन की जरूरत है। हाथ अगर हटाना है तो हाथ के मसल्स जो है हमारे, वहां तक आएगा हमारा सिग्नल मोटर के थ्रू, ठीक है। दस द रिसेप्टर ऑर्गन, द सेंसरी एफेरेंट न्यूरॉन, द इंटर न्यूरॉन, द मोटर या एफेरेंट न्यूरॉन एंड द इफेक्टर ऑर्गन। हमारा रिसेप्टर ऑर्गन कौन सा? जहां से हमें ये जो फिंगर थी हमारी, जिसको हमने लगाया था गरम उस पे सरफेस पे, ठीक है, वो है हमारा रिसेप्टर ऑर्गन। और हमारा इफेक्टर ऑर्गन कौन है? इफेक्टर ऑर्गन है हमारी हाथ की मसल, जो हमें हटा रही है, जो हमारे हाथ को हटा रही है नुकसान होने से, उसको बोलते हैं हम इफेक्टर ऑर्गन आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ये समझ में आ गया? देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, ध्यान से देखो। रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला तो हमारा एक है रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहला तो हमारा है रिसेप्टर ऑर्गन, जो कि हमारी इस केस में थी हमारी फिंगर, ठीक है। उसके बाद में हमारा एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट ई नहीं है, ए है, ठीक है। एफरेंट, एफरेंट ए पहले आ रहा था ना, मतलब सिग्नल पहले जा रहा है, ठीक है। एफरेंट बोल सकते हैं या सेंसरी, जो सेंस कर रहा है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तीसरा पार्ट इंटर न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन या उसमें स्पाइनल कॉर्ड में होगा, जो मोटर से कनेक्ट करेगा। उसके बाद लेकर कौन गया इन्फॉर्मेशन? इफेरेंट, या जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ये इन्फॉर्मेशन वापस लेकर गया, कहाँ लेकर गया? हमारे इफेक्टिव ऑर्गन में। इफेक्टिव ऑर्गन कौन है हमारे यहाँ पे? मसल, हाथ की मसल, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं। किसके 5 कंपोनेंट्स हैं? ये हमारे रिफ्लेक्स आर्क के, ठीक है। समझ में आ गया? डायग्राम वापस देख लो, क्लियर होना चाहिए हमें पूरा रिफ्लेक्स एक्शन। यहां से एक भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे हम, ठीक है। इफेक्टर को अच्छी तरह से लिखते हैं, समझ में तो आ रहा है ना? रुको, इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स कंप्लीट।
अब देखो, अब क्या होता है यार, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मैनेजर के बिना तो हमारा शरीर चल नहीं सकता। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी कवरिंग्स होती हैं ऊपर, अब हम उस चीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बचा कर रखे हुए हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले ये अलग अलग, ये जो डायग्राम है ना, ये अलग अलग लेयर्स बता रहा है। यहाँ पे होगा हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को कौन कवर कर रहा है, अब ये अलग अलग लेयर्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहला हमारा स्किन, ठीक है, बालों के अंदर हमारा जो स्किन है, ठीक है, स्किन के बाद में क्या आ गया, स्किन के बाद में आ जाता है बेटा पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। फिर आ जाती है हमारी स्कल की बोन, जो हमारी हड्डी है, ठीक है, स्किन, स्किन के नीचे क्या है, हड्डी, और वो हड्डी बचा के रखी होती है। हड्डी करके, हड्डी का एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है, तो हड्डी बचा के रखती है हमारे ब्रेन को। उस हड्डी के नीचे तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कंबाइंडली बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजेस बोलते हैं। तीन होती हैं ये, सबसे पहले ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पाया मैटर, डैप से याद रखेंगे, ठीक है। सबसे जो बाहरी होती है वो होती है ड्यूरा मैटर, उसके अंदर एरिकनॉइड और उसके अंदर होती है पाया मैटर। और पाया मैटर के नीचे क्या आ जाएगा, पाया मैटर के नीचे आ जाएगा हमारा ब्रेन। मतलब हमारा ब्रेन किस तरह से कवर्ड है, बहुत अच्छी तरह से, एक किसमें, बहुत सारी लेयर्स के नीचे कवर्ड है, क्योंकि हमें ब्रेन को बचाना है भैया, ब्रेन को तो कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें कौन कौन हो गया, सबसे ऊपर आ जाते हैं हमारा स्किन, स्किन के नीचे पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के नीचे आ जाता है हमारा बोन, जो हमारे स्कल की जो हड्डी है वो। उसके बाद में आ जाता है हमारा ड्यूरा मैटर, फिर एरिकनॉइड और फिर पाया मैटर। ये ही बचा के रखता है हमारे सीएनएस को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब सीएसएफ होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या होता है मैम, देखो सीएसएफ जो होता है ना, सीएसएफ हमारा एक फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन के आसपास तो प्रेजेंट है ही, साथ में हमारे ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेसेस होती हैं उसमें भी प्रेजेंट है, स्पाइन के भी आसपास प्रेजेंट है, ठीक है। क्या कर रहा है ये बहुत सारे काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो ये कुशन प्रोवाइड करता है, कुशन। देखो कोई भी सरफेस है, ठीक है, अगर उससे एकदम से, ये सरफेस है बहुत हार्ड है, अगर इससे एकदम से मैं लगी, ठीक है, इससे एकदम से ये हाथ लगा तो इसको जोर से लगेगी। लेकिन अगर बीच में मैंने रख दिया कोई पिलो, कोई कुशन, कुशन होता है ना हमारे घर में, अगर कुशन रख दिया और फिर अगर मैंने उस चीज़ को मारा तो यहाँ पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा ना, ठीक है। कुशनिंग का जो काम कर रहा होता है वो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कर रहा होता है। एक प्रकार का फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन के बाहर भी मौजूद है, ब्रेन को कवर भी कर रहा है, और एम्प्टी स्पेसेस जो है उसके अंदर भी है। अब जो हमारा ब्रेन है वो उतना हैवी है, हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है, तो सर पूरा भन्नाता क्यों नहीं है, क्यों इतना हैवी है, फिर भी लगता नहीं है कि इतना हैवी है। बुओंसी जो प्रोवाइड करता है वो भी प्रोवाइड करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे बॉडी को थोड़ा कम वेट फील करवाता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। तो मतलब ये एज अ कुशनिंग इफेक्ट भी दे रहा है, मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और हमें ब्रेन का जो वेट है उसको भी कम फील करवा रहा है। बस इतना समझना जरूरी था इस चीज से, ठीक है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेन लेयर्स। कौन कौन सी, बोनी स्कल या हमारा क्रेनियम, ठीक है, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो मैंने बोला सीएसएफ, ठीक है। उसके बाद में द मेनिंजेस, ये भी हमने पढ़ा, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पाया मैटर, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या समझना है हमें। अब आ जाता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। देखो यहाँ तक हम लोगों ने ब्रेन तो पूरा कवर कर लिया है। ब्रेन में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, हम लोगों ने देखा ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं 3 हिस्से। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन था उसमें प्रेजेंट था हमारा सेरेब्रम, हमारा थैलेमस, हमारा हाइपोथैलेमस, इंटेलिजेंस के लिए, इमोशंस के लिए, जो सेंसरी एक्टिविटीज हैं उनके लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा फोर ब्रेन। उसके बाद आ जाता है हमारा छोटा सा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हमारा मूवमेंट ऑफ आई के लिए, हमारा प्यूपिल डायलेशन के लिए, मैं बार बार डाइजेशन बोल रही हूँ, प्यूपिल डायलेशन के लिए बेटा, ठीक है। और उसके बाद में ऑडिटरी या विजुअल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम जाते हैं हमारे हाइंड ब्रेन की तरफ जिसमें है हमारा सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये तीनों चीजें क्या कर रही होती हैं, ये तीनों चीजें उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही होती हैं जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस के लिए जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जो फंक्शंस जरूरी
हैं वो हो रहे हैं कवर हमारे हाइंड ब्रेन के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने फिर उसके बाद पढ़ा जो ब्रेन होता है वो किन कवरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले रहती है स्किन, उसके बाद रहती है हमारी बोन, जो हमारा क्रेनियल बोन है वो, उसके अंदर रहते हैं हमारे 3 मेनिंजेस। 3 मेनिंजेस कौन कौन से? सबसे ऊपर आ जाता है हमारा ड्यूरा मैटर, फिर एरिकनॉइड और सबसे नीचे पाया मैटर। पाया मैटर के नीचे ही हमारा ब्रेन होगा। हमने पढ़ा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि एक कुशन की तरह हेल्प करता है हमारे ब्रेन को। बहुत एकदम से कोई शॉक आया, किसी ने डंडे से मारा, तो कुशन जो होगा हमारा वो एक्ट करेगा हमारा CSF। ठीक है, शॉक से बचाता है, एज अ कुशन एक्ट करता है। हमारे ब्रेन से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी लेकर जाता है। साथ साथ में ये हमारे ब्रेन को एक बुओंसी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें वेट ब्रेन का थोड़ा कम फील होता है। ठीक है, ये सब हमने कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। 2 सिस्टम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये सीधे अपने जो सिक्रेशंस हैं उनको सीधे ब्लड में डाल देते हैं कि ब्लड भैया आप ले जाओ, ये रहे सिक्रेशंस। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये एक डक्ट के थ्रू ऑर्गन में खुलते हैं या बाहर खुलते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होता है जो उनके सिक्रेशंस को लेकर जाता है। एंडोक्राइन में ये नहीं होता। एंडोक्राइन में वो सीधे ब्लड में डाल देगा। ठीक है, जो भी हमारा बना रहा होगा हार्मोन वो सीधे हमारा डाल देगा ब्लड में। एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन सीधे ब्लड में नहीं डालेगा, डक्ट के थ्रू वो खुलता है, या तो किसी ऑर्गन में या तो बाहरी सरफेस पे। फिर ये डक्टलेस है। ठीक है, बिल्कुल इसके पास डक्ट्स होते हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस ध्यान से सुनना। उसके बाद में इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स। ठीक है, हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा एंडोक्राइन, जबकि एक्सोक्राइन जो है वो अदर स्टफ सिक्रीट करता है, जैसे स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, एंजाइम्स हो गए। हमारी सरफेस पे जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सब किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे एक्सोक्राइन के अंदर। हार्मोन्स अगर सिक्रीट करना होता है तो वो एंडोक्राइन करता है, बाकी की चीजें जैसे ऑयल, स्वेट वगैरह हो गया ये सिक्रीट करता है एक्सोक्राइन। इसमें डक्ट्स नहीं होते, ये सीधे ब्लड में डाल रहा होता है। एक्सोक्राइन में डक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ डिफरेंस समझ में आ गया। एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज कर रहा है? हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। हमारे नर्व्स हैं जो वो हर हमारे हिस्से में नहीं जा सकते बॉडी के। हमें ये भी जरूरी है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हो जो एक एक सेल तक पहुंच पाए, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, और वो काम करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, चलो अब एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स आते हैं एक बार उनको कवर करते हैं, और फिर एक एक ग्लैंड के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे है हमारे ब्रेन के अंदर। पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है। यही सेम हमारे फीमेल में भी होगा। पाइनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस बिल्कुल सेम है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं गले के पास। फिर होता है एक हमारा थाइमस, एक हमारी होती है पैंक्रियास। पैंक्रियास को बेटा हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम कवर कर रहे थे कि पैंक्रियास का जूस आ रहा था, एंजाइम्स आ रहे थे, कौन कौन से ट्रिप्सिन आ रहा था, हमारा लाइपेज आ रहा था, उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड कौन कर रहा था? बाइल कर रहा था। और बाइल एक और काम कर रहा था, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था जिससे पैंक्रिएटिक एंजाइम्स उसके ऊपर काम कर पाए। तो बेटा पैंक्रियास भी हमारे ग्लैंड है। फिर आ जाते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स, जो हमने पढ़ा था ना सिंपैथेटिक सिस्टम में। एड्रिनल ग्लैंड्स ही हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स थे उनको रिलीज कर रहा था। कहाँ मौजूद होते हैं? दोनों किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं। उसके बाद में मेल्स में होता है टेस्टिकल और फीमेल्स में होता है ओवरी। ठीक है, ये डिफरेंस एक आया। और प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा हमारे बच्चे को कनेक्ट करके रखता है माँ से, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज करता है हार्मोन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसेंटा, बट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट रिलीजेस हार्मोन्स। बाकी सारे ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे सेम हैं मेल और फीमेल में। बस जो हमारे गोनाड्स हैं जो कि हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो इसमें टेस्टिकल है, उसमें ओवरी है। बाकी सारे ग्लैंड्स सेम होते हैं। ठीक है, चलो अब हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। देखें डायग्राम में कहाँ था हमारा पिट्यूटरी? यहाँ था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड।
अब इसके फंक्शंस को समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट है, हमने फिगर में देख लिया। पी साइज ग्लैंड है, इतना मटर के दाने जितना छोटा सा ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज द मास्टर ग्लैंड, बेटा इस पे डबल स्टार लगा लो, मास्टर ग्लैंड है ये, और यही कंट्रोल करता है बाकी के जो सारे और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशंस को। कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मास्टर ग्लैंड, जो कि है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलो उसके बाद में इट ऑल्सो सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन्स। बेटा जो हमारी ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ के लिए जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो सिक्रीट करता है पिट्यूटरी। जो लोग छोटे रह जाते हैं हाइट में, उनमें ये हार्मोन थोड़ा कम सिक्रीट हुआ होता है, उनको हम बोलते हैं ड्वार्फ्स बोलते हैं, उस बीमारी को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो वो भी ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रेशन की वजह से होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो भी बुरी बात है, तब गैंटिज्म हो जाता है, इंसान राक्षस जैसा दिखने लगता है, जायंट जैसा दिखने लगता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं जब ये हार्मोन्स हमारे ज़्यादा सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। देखो ड्वार्फिज्म हमारे अंडर सिक्रेशन की वजह से, ओवर सिक्रेशन की वजह से, जाइगेंटिज्म इन चिल्ड्रन एंड एक्रोमेगैली इन एडल्ट्स, ठीक है। हम इसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं। अगर बच्चे की बात करेंगे तो हम जाइगेंटिज्म बोलेंगे, और अगर एडल्ट्स में अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया है तो हम उसको बोलेंगे बेटा एक्रोमेगैली, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा है। और ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है? हमारा मास्टर ग्लैंड, जो कि है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इससे हम यही चीज़ें याद रखेंगे कि पहली चीज़ बेस पे प्रेजेंट है, ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ मास्टर ग्लैंड है। तीसरी चीज़ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फिज्म के लिए, एक्रोमेगैली के लिए और जाइगेंटिज्म के लिए। चलो अब हम बात करते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देख लीजिए, गले के अंदर मौजूद होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, बटरफ्लाई के शेप में ये ग्लैंड प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसा बटरफ्लाई के शेप में ये प्रेजेंट होता है, एंड इट इज लोकेटेड इन द थ्रोट। यस इट्स विजिबल। इट सिक्रीट्स द हार्मोन थायरोक्सिन, जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म। हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको कौन मेंटेन कर रहा होता है? एक हार्मोन जिसका नाम है बेटा थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन कहाँ से निकलेगा? थायराइड से निकलेगा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन है, वही हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने वाला हार्मोन का नाम हम याद रखेंगे। आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। थायरोक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है, ठीक है। आपने गोइटर वगैरह का केस देखा है, गला बहुत फूल जाता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन की ही ऊपर नीचे होने की वजह से ऐसी बीमारियां होती हैं। इन द केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, अंडर सिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन लीड्स टू गोइटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गोइटर का नाम अपन याद रखेंगे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी जब हो गई तब क्या हुआ? थायरोक्सिन हमारा हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाया और हो जाता है गोइटर, ठीक है। गोइटर का नाम हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, हमारे डिजीजेस में भी हम पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ा हमने थायराइड में? एक बार फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, थ्रोट में प्रेजेंट होता है, रिलीज करता है एक हार्मोन जो कि है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन किससे बना होता है? बना होता है आयोडीन से। और यही हार्मोन की अगर कमी हो गई, किस वजह से कमी हुई? कि आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। आयोडीन, हमारे सॉल्ट में आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन की अगर कमी हो गई तो थायरोक्सिन का अंडर सिक्रेशन होगा और हो जाएगी एक बीमारी जिसको हमने बोला है बेटा गोइटर, ठीक है। थायरोक्सिन बॉडी में दो फॉर्म्स में होता है, T3 के फॉर्म में होता है, T4 के फॉर्म होता है। इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो अब आते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज तो हमने पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, अभी रिवाइज भी किया था। इट्स अ लीफ लाइक ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। पेट के पीछे, पेट हमारा जो पेट होता है, जो स्टमक होता है, उसके पीछे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे पैंक्रियाज। इट इज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, डबल स्टार। ये हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट्स नहीं होते, एक्सोक्राइन के पास डक्ट्स होंगे। एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज करता है, एक्सोक्राइन अदर चीज़ें रिलीज करता है जैसे ऑयल, स्वेट, ये सब, ठीक है। तो ये हमारे जो पैंक्रियाज हैं ये एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं, ठीक है। अब एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या कर रहा है? इट मैन्युफैक्चर्स टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इंसुलिन
एंड ग्लूकागन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं का जब मिसमैनेजमेंट होता है, जब ऊपर नीचे होते हैं यही, तब हमारा कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ की बीमारी होती है। वो इन्हीं से कनेक्टेड है, किनसे? इंसुलिन और ग्लूकागन से। बोथ दीज हार्मोन्स एक्ट एंटागोनिस्टिकली एंड रेगुलेट द शुगर लेवल। एंटागोनिस्टिकली का मतलब यह है एक बढ़ जाएगा तो दूसरा उसको कम करेगा, एक अगर कम हो जाएगा दूसरा उसको बढ़ाएगा। अपोजिट काम है इन दोनों के, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को, ठीक है। शुगर लेवल को ये मैनेज करते हैं, इसीलिए इनका ऊपर नीचे होना हमारा डायबिटीज में रिजल्ट करता है, ठीक है। चलो आगे, एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, अब ये क्या कर रहे हैं? एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट्स होते हैं, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं फॉर प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। मैंने बताया था ना कौन कौन से एंजाइम्स। जब ये एंजाइम्स रिलीज कर रहा होगा, हमारे ट्रिप्सिन, हमारा लाइपेज जब ये रिलीज कर रहा होगा, तब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। क्योंकि एंडोक्राइन का सिर्फ काम हार्मोन्स रिलीज करना है, ठीक है, लेकिन एक्सोक्राइन का काम हमारा हो जाता है बाकी की चीजें रिलीज करना, जिससे कि हमारा डाइजेशन हो पाए। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाज लीड्स टू डायबिटीज। अब इसका मतलब क्या होता है? इंसुलिन जब अच्छी तरह से रिलीज नहीं हो रहा है, इंसुलिन ही है जो हमारा बॉडी ग्लूकोज है उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने देखा है डायबिटीज़ के कुछ केसेस में इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे वो ग्लूकोज को हमारे एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सके। लेकिन जब ये नहीं होता है तब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है। जैसे बोला जाता है ना कि डायबिटीज में आप शक्कर कम खाइए, शक्कर की बीमारी होती है। एक्चुअली ये शक्कर से नहीं होती है, एक्चुअली ये हो रही है बेटा इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन एक हार्मोन जो पैंक्रियास सिक्रीट करते हैं, अगर ये कम रिलीज होता है तो बॉडी में ग्लूकोज यूज अप नहीं हो पाता है। बॉडी में ऑलरेडी इतना सारा ग्लूकोज है और आप अगर मीठा खा लोगे और ग्लूकोज आ जाएगा जो प्रोसेस नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है उसी को प्रोसेस करना, और अगर ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो बॉडी में और ज़्यादा ग्लूकोज बन जाएगा जो हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये बीमारी होती है। तो शक्कर की बीमारी सिर्फ शक्कर खाने से नहीं हो रही है, ठीक है। हमारे जो इंसुलिन दादा हैं यही हमें मदद कर रहे होते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाए और फिर ब्रेक डाउन हो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होने वाला जो ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं हमारा एड्रिनल ग्लैंड। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले इट ऑकर्स इन पेयर्स, दोनों किडनी पे एक एक है इसलिए पेयर्स में है, अबव ईच किडनी, बिल्कुल। इट डिक्रीजेस इन साइज विद एज, जैसे जैसे एज होने लगती है इंसान की वैसे वैसे इसका थोड़ा जो साइज है वो छोटा होने लगता है, इसको याद रखेंगे। इट सिक्रीट्स द हार्मोन एड्रेनालिन विच हेल्प्स इन फ्लाइट एंड fight response. It also secretes noradrenaline. हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक सिस्टम में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे। ये एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन कौन सा? एड्रेनालिन है। इसी को हमने बोला है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए हार्मोन, ठीक है। ये कौन सिक्रीट कर रहा है? हमारा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन नाम से ही समझ आ रहा है, और नॉन एड्रेनालिन को भी ये सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पेयर्स में प्रेजेंट होता है, दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब आ जाता है हमारे गोनाड्स। गोनाड्स मतलब हमारा मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, ये हो जाते हैं हमारे गोनाड्स, और ये भी कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं। देखते हैं, गोनाड्स आर द गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, जो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो मेल्स में स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो हमारी ओवरीज है फीमेल्स में वो एग के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये
प्रोड्यूस क्या करते हैं, देखो टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल हार्मोन है जो कौन सिक्रीट कर रहा है, टेस्टिस सिक्रीट कर रहे हैं। जो मेल्स में चेंज आता है ना प्यूबर्टी के बाद में, वो सारा जो चेंज होता है ना वो इस हार्मोन की वजह से ही होता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। एंड द ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स, कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो मंथली एक साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुएशन की हमारी साइकिल चलती है फीमेल्स में, उसमें 2 हार्मोन्स का ही खेल होता है। कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गैमीट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है और ये जो एस्ट्रोजन है, ये दोनों हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे गैमीट्स के प्रोडक्शन के लिए, हमारे स्पर्म्स एग्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों हार्मोन्स। और यही कैरेक्टर देते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो बिल्ड होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। मेल्स का जो है वो आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, फीमेल्स में जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो सारा हो रहा होता है इस मेल और इस फीमेल हार्मोन की वजह से, जिनका नाम है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है वो है प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन आया था विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, इस तरह से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन को हम बोलते हैं बेटा प्रेगनेंसी हार्मोन, इतना याद रखेंगे। क्या पढ़ा हमने गोनाड्स में, गोनाड्स मतलब वो जहाँ पे हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, टेस्टिस में हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन और ओवरीज में एग का फॉर्मेशन, ठीक है। अब यही जो है यही हार्मोन्स रिलीज करते हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये और जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, दोज आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू दीज हार्मोन्स, ठीक है। चलो यहाँ पे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन देखें हम सारे ग्लैंड्स का, जिससे हमें याद रहे। हम लोगों ने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच का डिफरेंस देखा था। क्या देखा था, एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होते, वो सीधे ब्लड में अपने सारे सिक्रेशंस को डाल देता है। एक्सोक्राइन की बात करें तो ये किसी ऑर्गन में खुल रहा होता है या फिर स्किन पे खुल रहा होता है, तो इसमें बेटा डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो एंडोक्राइन है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन हमारे ऑयल सिक्रीट करता है या फिर हमारे एंजाइम सिक्रीट करता है, स्वेट सिक्रीट करता है, वो करता है एक्सोक्राइन, ठीक है। उसके बाद में हमने लोकेशन देखी थी, हमारे जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल में सिर्फ गोनाड्स का डिफरेंस था, ठीक है। और एक और प्लेसेंटा आ जाता है, वो भी बन जाता है हमारा हार्मोन सिक्रीटर जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से थे एक एक करके हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। यही हमारे दूसरे ग्लैंड्स को ऑर्डर दे रहा होता है कि अब तुम ये हार्मोन सिक्रीट करो, अब तुम ये हार्मोन सिक्रीट करो। साथ ही साथ में हमारा जो पिट्यूटरी है वो बेस ऑफ द स्कल पे प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज के लिए। ग्रोथ हार्मोन्स का अगर कम रिलीज होगा तो ड्वार्फिज्म होगा, ज्यादा होगा अगर तो बच्चों में होगा जायगैंटिज्म और एडल्ट्स में होगा एक्रोमेगैली। इन डिजीजेस के नाम हम याद रखेंगे। चलो उसके बाद में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारा एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड था जो हमारी थ्रोट में प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्लैंड है ये रिलीज करता है हमारा एंजाइम, जो कि है एंजाइम नहीं हार्मोन, ध्यान रखना, थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन रिलीज करता है और थायरोक्सिन किससे बना होता है, आयोडीन से बना होता है। आयोडीन की अगर कमी हुई, थायरोक्सिन की कमी होगी और बीमारी हो जाएगी गोइटर, जिसमें इतना बड़ा गला फूल जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद में हम नेक्स्ट की तरफ बढ़े थे। हम लोगों ने पैंक्रियाज देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि पैंक्रियाज एंडोक्राइन की तरह भी काम कर सकते हैं, एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहे होते हैं तब हम लोगों ने देखा था कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हमने पढ़े थे, ठीक है। ये वही एंजाइम्स थे जो ब्रेक डाउन कर रहे थे, जिनको बाइल हेल्प कर रहा था। अगर एंडोक्राइन की तरह काम करेगा तो ये रिलीज कर रहा था 2 हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ब्लड शुगर जो लेवल्स हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनमें से अगर किसी की भी एक की भी कमी हो गई है, एक भी बढ़ गया, तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हमारी बॉडी में बिगड़ जाएंगे। डायबिटीज करके एक बीमारी होती है जो इंसुलिन को इफेक्ट करती है। उसमें क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, वो बॉडी में ग्लूकोज को सेल्स के अंदर घुसाता है जिससे ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। इंसुलिन ही नहीं होगा तो बॉडी में ग्लूकोज तो बढ़ जाएगा लेकिन जो एनर्जी में कन्वर्टेबल नहीं होगा
होगा, इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं जिससे कि बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे, इंसुलिन उसका काम कर पाए, एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। डायबिटीज जिसको होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि उनके शरीर में ग्लूकोज बेटा कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है एनर्जी में, इंसुलिन की कमी है, उसी को कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है इंसुलिन। इसीलिए डायबिटिक लोगों को शक्कर खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि शक्कर जो भी मीठी चीज़ें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है, ऑलरेडी ब्लड का ग्लूकोज लेवल इतना बड़ा हुआ है, उसमें आप और डाल दोगे, इसीलिए डायबिटीज़ वाले लोगों को शक्कर खाने से थोड़ा सा परहेज के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद में हम लोगों ने देखा था हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो था वो रिस्पॉन्सिबल था हमारे हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन सिक्रीट करने के लिए। एड्रेनलिन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं जो कि फाइट फ्लाइट में हेल्प करता है। किडनीज के ऊपर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड, हमने इतना पढ़ा था। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये एज के साथ में साइज में थोड़ा सा डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने गोनाड्स पढ़े थे, हमने मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात की थी। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेमीट्स फॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, जो मेल्स हैं उनमें स्पर्म्स और फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये ओवरी में एग के फॉर्मेशन के लिए। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्यूबर्टी के बाद में डेवलप होती हैं वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से डेवलप होती हैं और प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। बेटा यहाँ पे हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। प्लांट्स में हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज हमने पूरा एनिमल कंप्लीट किया है। एनिमल में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमने उसको देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमने जब CNS PNS पढ़ा तब हम लोगों ने ये पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ऑटोनॉमिक क्या होता है, सोमैटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्या होता है। उसके बाद में एफरेंट मतलब न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, ये सारा कवर किया था। एक एक चीज़ को हमने समझा है, रिफ्लेक्स आर्क को समझा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, उसमें कैसी आर्क बनती है, हम लोगों ने ये समझा। हम लोगों ने ब्रेन के सारे कंपोनेंट्स को समझा, उनके अलग अलग फंक्शंस को समझा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और हमने जिस स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है उसको सेरेब्रम से कनेक्ट कर रहा था हमारा ब्रेन स्टेम, हमने ब्रेन स्टेम के कंपोनेंट्स देखे थे। एक बार मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि एक बार आप NCERT भी पढ़ें। ठीक है, NCERT में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, कंसेप्ट मैप की हेल्प से पढ़ें। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालें। एक डाउट आया था लास्ट क्लास में कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी तो मैम बहुत सारे बैक्टीरिया, मैंने जैसे बताया था वो होते हैं, हमारा डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो रहा था, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम था। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो बचा कुचा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको भी डाइजेस्ट करते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब क्या फंक्शंस हुए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के? दो फंक्शंस हुए। एक्सेसिव जो वाटर जो बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी में, और दूसरा काम करती है कि उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड से भी ज़्यादा गुड बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को तो हटाते ही हैं, साथ में जो खाने का जो डाइजेशन बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। आप प्लीज़ प्रॉपरली रिवाइज करें, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें क्योंकि ये समय है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तब तक के लिए वंदे मातरम।